चलें बेटा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो डी एंड एफ ब्लॉक में कल हम लास्ट पे बात कर रहे थे अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, और एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था, दो पॉइंट्स हमारे बाकी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मैंने आपसे कल कहा था बेटा कि जब हम मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करेंगे, ठीक है, आई जस्ट राइट द हेडिंग अगेन, इट्स मेल्टिंग एंड boiling points। मैंने सबसे पहला पॉइंट आपसे ये कहा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हुआ करते हैं, दे आर ग्रेटर देन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एस ब्लॉक, राइट? रीजन, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में NS1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स, NS एक या दो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटालिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने के साथ साथ वहां पे N-1D के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे गेट इन्वॉल्व्ड इन कोवेलेंट बॉन्डिंग विद ईच अदर। जब मेटल एटम्स के बीच में मेटालिक बॉन्डिंग के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग भी हुई, तो वहां पे ऑब्वियसली बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका डी ब्लॉक जो होगा इट विल बी ऑब्वियसली शोइंग हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, राइट? ये हमने कल पहला पॉइंट डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद बेटा हम सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे। ऑब्वियसली इट विल बी नाउ अक्रॉस अ सीरीज, राइट? जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, याद रखना है बेटा, किसी भी डी ब्लॉक सीरीज में अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, अगर हम सपोज 3D सीरीज की बात करेंगे, सो एज वी मूव फ्रॉम स्कैंडियम टुवर्ड्स द जिंक, इन द फर्स्ट हाफ स्कैंडियम टू क्रोमियम जब हम जाते हैं बेटा, तो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है? स्कैंडियम टू क्रोमियम जाते जाते मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन जब मैंगनीज की बात करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली काफी लो होता है, राइट? और उसके बाद जब हम बात करते हैं बेटा सेकेंड हाफ की, राइट? फर्स्ट हाफ में मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो जाते हैं, मैंगनीज का एक्सेप्शनली काफी लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा। लेकिन जब हम बात करेंगे बाकी एलिमेंट्स की, दैट मींस फ्रॉम आयरन टुवर्ड्स जिंक, मेल्टिंग पॉइंट जो है बेटा वो डिक्रीज हो जाते हैं, राइट? तीन चीजें, ठीक है, तीन चीजें अक्रॉस ए सीरीज। In the first half, from scandium to chromium, melting point shows a regular increase. Then in the second half, from iron to zinc, melting point show a regular decrease. और बीच में आपका मैंगनीज है बेटा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली काफी लो हुआ करता है। सो अगर हम सपोज इसको ग्राफिकली देखने की कोशिश करें बेटा, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट को ग्राफिकली देखने की कोशिश करेंगे और उसको प्लॉट करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, राइट? स्कैंडियम जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसके कंपैरिजन में टाइटेनियम का ज्यादा, टाइटेनियम के कंपैरिजन में वेनेडियम का ज्यादा, वेनेडियम के कंपैरिजन में क्रोमियम का ज्यादा, मैंगनीज का एक्सेप्शनली काफी कम होता है, मैंगनीज के कंपैरिजन में आयरन का ज्यादा, राइट? आयरन के कंपैरिजन में कोबाल्ट का कम, उसके बाद निकल का कम, उसके बाद कॉपर का कम, उसके बाद जिंक का फिर से कम, राइट? ये ट्रेंड रहता है बेटा, ये वेरिएशन रहता है जहां तक मेल्टिंग पॉइंट्स की बात है। अब यहां पे ये जो आपके पास है बेटा मैंगनीज, ये एक एक्सेप्शन बनेगा, राइट? अदरवाइज पहले बढ़ रहा था उसके बाद घटता, तो हमें सिर्फ ये दो चीजें एक्सप्लेन करनी थी, पहले क्यों बढ़ा बाद में क्यों घटा। लेकिन बीच में एक एक्सेप्शन आ गया बेटा मैंगनीज के बारे में, इसको भी अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो इस कर्व में तीन चीजें हमारे पास हैं बेटा। पहला, ये इंक्रीज क्यों, दूसरा ये एक्सेप्शन क्यों, तीसरा ये जो आपके पास लास्ट वाले जो सेकेंड हाफ के एलिमेंट्स हैं उनमें रेगुलर डिक्रीज क्यों होता है बेटा इन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, राइट? सबसे पहला पार्ट जो इसका है दैट इज फ्रॉम स्कैंडियम टुवर्ड्स क्रोमियम। पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे बेटा कि इन एलिमेंट्स में मेल्टिंग पॉइंट जो है क्यों रेगुलरली इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि अगर हम स्कैंडियम टू क्रोमियम की बात करेंगे बेटा, इनमें with each new element the number of electrons in the number of unpaired electrons in the d subshell show a regular increase. स्कैंडियम में आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d1, there is one unpaired electron. टाइटेनियम में 3d2 में दो unpaired electrons. वेनेडियम में 3d3 में तीन unpaired electrons.
क्रोमियम में 3d5 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जब स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ जाते जाते हर एक स्टेप पे एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला गया, सो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स पर एटम ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाते हैं। जब किसी भी क्रिस्टल लैटिस में सराउंडिंग एटम्स के बीच में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनको आपस में होल्ड करता है बेटा वो ज्यादा हो जाता है, तो जाहिर सी बात है जो मेल्टिंग पॉइंट सिस्टम का होगा वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम देयर ऑकर्स एन इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट। व्हाई? ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स पर एटम, right, due to increase in the number of covalent bonds per atom, fine। मगर at the same time number of covalent bonds per atom क्यों ज्यादा हो गए? which is due to increase in the number of unpaired electrons, right, which is due to increase in the number of unpaired electrons per atom। एक बात हो गई। उसके बाद हम सेकेंड पार्ट लेंगे बेटा, जो आयरन के बाद जिंक का है, ठीक है। जब हम आयरन से जिंक की तरफ जाते हैं, अब मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रेगुलर डिक्रीज दिखाता है। अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेल्टिंग पॉइंट आयरन से जिंक की तरफ कम होता चला गया। क्योंकि जब आप आयरन की बात करते हैं, आयरन के बाद से ही असल में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग शुरू हो जाती है। यू नो, आयरन जो आपके पास होता है बेटा, इट्स अ D6 सिस्टम। अगर हम डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, सो क्रोमियम और मैंगनीज तक आपके पास बेटा D5 सिस्टम होता था। लेकिन आयरन पहला एलिमेंट है जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर अप होगा, D6 बन गया। उसके बाद कोबाल्ट में D7, उसके बाद निकल में D8, उसके बाद कॉपर और जिंक में D10। चूंकि आयरन से जिंक की तरफ जाते जाते एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर अप होता चला जाता है बेटा, और एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर अप होने की वजह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर एटम कम हो जाते हैं, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से जाहिर सी बात है बेटा, यू शुड बी एक्सपेक्टिंग नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स पर एटम कम होने चाहिए, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा वो भी डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है, आयरन टू जिंक एक रेगुलर डिक्रीज आ गया। क्यों? सो हम ये लिखेंगे बेटा कि आयरन टू जिंक जो है मेल्टिंग पॉइंट्स रेगुलरली डिक्रीज हो जाते हैं। वजह, रीजन ये रहेगा ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स पर एटम, राइट, ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स पर एटम, ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स पर एटम। लेकिन अगर आपको यह देखना है कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स क्यों कम हुए, उसकी वजह बेटा आपके लिए ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इन एलिमेंट्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, जिसकी वजह से बेटा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स भी पर एटम कम हो गए। उसके बाद हमारे पास बचा मैंगनीज। मैंगनीज बीच में रोंग में कॉन्गफुल क्यों आ गया, इसमें एक्सेप्शनली मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों आ गया, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। असल में जो आपके पास मैंगनीज है बेटा, मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ करती है, इट्स आर्गन 18, राइट, then we have 3d5, then we have 4s2, ठीक है। It has got stable electronic configuration D5, right? याद रखेंगे जिस एलिमेंट में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ करती है, वो एलिमेंट नॉर्मली बॉन्डिंग में जाना पसंद नहीं करता। सो मैंगनीज में 3d5 4s2 एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी वजह से इसके जो ये हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होंगे बेटा, ये ज्यादातर बॉन्डिंग में जाना पसंद नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इसके ऑर्बिटल्स का बाकी एटम्स के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप कम हो जाएगा, और बॉन्डिंग अगर होती भी है बेटा, वो बॉन्डिंग का एक्सटेंट काफी कम होता है। इस वजह से जो आपके पास मैंगनीज है बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली काफी लो हुआ करता है। नाउ यू कैन रेज ए क्वेश्चन हेयर, सर अगर क्रोमियम की बात करेंगे, क्रोमियम की भी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, दैट्स आर्गन 18, देन वी हैव 3d5, देन वी हैव 4s1, राइट। और इसमें जो ये 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पर भी तो 3d5 है, यहां पर भी तो 3d5 है। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये तो मेटालिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है ही है, राइट, इनका तो कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग में रोल ही नहीं है। What makes d block elements having high melting points is the additional covalent bonding.
यहां पर भी D5, यहां पर भी D5, राइट। अब यहां पे आपने दिखाया था मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, मगर यहां पे आप यहां पे दिखा रहे थे मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, और यहां पे आप कह रहे हो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम। और रीजन आप ये दे रहे हैं कि यहां पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बॉन्डिंग में ज्यादा इन्वॉल्व करना पसंद नहीं करेगा, इस वजह से यहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कम, बॉन्डिंग वीक, मेल्टिंग पॉइंट कम। यहां पे भी तो वही होना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा। मगर यहां पे मैंगनीज में एक एडिशनल फैक्टर है जो कि इसकी बॉन्डिंग जो है उसका एक्सटेंट बहुत कम कराता है, दैट इज बेसिकली इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो चूंकि जब हम बात करते हैं बेटा क्रोमियम की, इसमें भी D5 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, राइट, इसमें भी D5 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, इसमें भी D5 है। सो दोनों में स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होगा बेटा दैट विल बी सेम। लेकिन हां, जो आपके पास मैंगनीज है उसमें न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो क्रोमियम के कंपैरिजन में 1 यूनिट ज्यादा होगा। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम है, उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे इंपैक्ट जो होता है बेटा न्यूक्लियस का वो ज्यादा होता है। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे न्यूक्लियस का इंपैक्ट मैंगनीज में ज्यादा हुआ, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी, मैंगनीज का जो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कोर होगा बेटा, मैंगनीज का की जो अपनी मैंगनीज का जो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, दैट विल बी मोर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, दैट विल बी मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस। जितना कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होता है बेटा, उतना उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, उतना उन ऑर्बिटल्स का बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होना मुश्किल हो जाता है। दैट्स व्हाई मैंगनीज में इन 5 d ऑर्बिटल्स का बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होना मुश्किल होगा बेटा, और वहां पे एक्सटेंट ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग बहुत कम होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो एक्सेप्शनली काफी कम हुआ करता है। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट द एक्सेप्शन ऑफ मैंगनीज, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है काफी कम क्यों हुआ करता है। उसके बाद जो है बेटा हम आगे बात करेंगे, हमारे पास एक लास्ट पॉइंट रहता है कि इसमें कौन से एलिमेंट, अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो उसका वेरिएशन क्या है, और कुछ स्पेशल बातें मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। सो अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे बेटा, डाउन द ग्रुप दैट मींस फ्रॉम 3D टुवर्ड्स द 4D टुवर्ड्स द 5D, राइट। याद रखिएगा मेल्टिंग पॉइंट्स का ऑर्डर आपके पास इस तरह का रहता है, 5D एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ 4D, एज कंपेयर टू दैट ऑफ 3D, यानी कि डाउन द ग्रुप जो है मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। रीजन, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है बेटा आपका एटॉमिक साइज धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, आपका एटॉमिक मास धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेटा आसानी से रिलीज हो जाते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, बट एट द सेम टाइम एटॉमिक मास इंक्रीज होने की वजह से बेटा जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं वो हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं, राइट। सो इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्योंकि एटॉमिक मास पे डिपेंड करते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ आइए, एटॉमिक मास ज्यादा हो जाएगा, इंटर एटॉमिक फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे, जिस वजह से बेटा वहां पे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। फाइन, सो दैट्स व्हाई, क्योंकि 5D सीरीज एलिमेंट्स जो है इनका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से इंटर एटॉमिक फोर्सेस यहां पे सबसे स्ट्रॉन्गर होंगे एज कंपेयर टू 4D, एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 3D। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट द ऑल द पॉसिबल ट्रेंड्स जिनके बारे में हमें बात करना पड़ती है। उसके बाद बेटा हम एक दो पॉइंट्स हम एडिशनली यहां पे आपके सामने रख दें। जहां तक डी ब्लॉक सीरीज की बात है, सारे डी ब्लॉक की बात है, इनमें याद रखना बेटा जो टंगस्टन आपके पास होता है हैविंग सिंबल W, इट हैज गॉट द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, राइट। ये आपको बेटा एग्जामिनेशन में सीधा सवाल पूछा जाता है, द डी ब्लॉक एलिमेंट विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज, राइट, इट्स टंगस्टन। और ये भी याद रखिएगा कि मरकरी जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो हुआ करता है दैट्स लोवेस्ट, राइट। मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट सबसे लोवेस्ट, इसी वजह से आपका मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, जबकि टंगस्टन जो है, इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। और एक और बात जो कि आप याद रखोगे वो ये, जो हमारे पास लास्ट ग्रुप है डी ब्लॉक में जिसको ग्रुप 12 कहते हैं, जिसमें आपका जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम आता है। चलो हम चूंकि 60 सीरीज की ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 3 सीरीज की बात कर रहे हैं, 3D, 4D एंड 5D। सो ग्रुप 12 जो है इनमें जो लास्ट मेंबर होता है बेटा, लास्ट मेंबर, प्लीज रिमेंबर, इस लास्ट मेंबर का
जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। वजह, क्योंकि लास्ट मेंबर के जो एलिमेंट्स होते हैं इनमें D10 कॉन्फ़िगरेशन हुआ करता है, और उस D10 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनकी वैलेंस शेल में जो आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, वो कोई भी मौजूद नहीं होता, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की एब्सेंस की वजह से इनमें कोई भी कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बेटा वो काफी लो चला जाता है। ठीक है, तो ये भी आप जो है इसमें स्पेशली याद रखेंगे। दीज वेर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट वाज ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट यू मस्ट नो अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो बात करते हैं बेटा अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। I'll be talking about the ionization enthalpy. ओके, इस साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपको पता है बेटा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी के माने होते हैं the amount of energy required to remove the most loosely bound, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो ns12, राइट। सो किसी भी एलिमेंट में जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है, जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, उसको रिमूव करने के लिए न्यूक्लियस का बाइंडिंग फोर्स जो उस इलेक्ट्रॉन पे होता है उसको ब्रेक करने के लिए हमेशा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। The amount of energy required to remove the most loosely bound electron in 1 mole of gaseous atoms, उसको बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का नाम दिया जाता है। अब ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस एलिमेंट में ज्यादा होगी, किस में कम, ये डिपेंड करता है बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। जहां पे किसी एलिमेंट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होती है तो वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जब उस पे न्यूक्लियस का बाइंडिंग फोर्स ज्यादा हुआ, उस इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना मुश्किल होता है, और उसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है बेटा वो ज्यादा होती है। अब ये चीज आपने जहन में रखना है और आपको सारी ट्रेंड्स बेटा बहुत आसानी से समझ आएंगी। सबसे पहला पॉइंट, हमें कंपैरिजन देना है एस ब्लॉक के साथ। क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको पता है कि इनकी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होती है दैट इज ग्रेटर देन द एस ब्लॉक, मैं कल भी बता चुका हूं। तो इस वजह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी बेटा एज कंपेयर टू एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक, राइट। सो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एस ब्लॉक, और ये एक इंपॉर्टेंट वजह बनती है व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर लेस मेटालिक एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक। फाइन बेटा, तो इसमें जब आप रीजन लिखना चाहोगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक, वजह क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक, दैट्स व्हाई वहां पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है बेटा दैट इज ग्रेटर। फाइन, उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट की बेटा बात करेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, दैट इज अबाउट द वेरिएशन इन ए डी ब्लॉक सीरीज, राइट। वेरिएशन इन ए डी ब्लॉक सीरीज। सो एक जनरल ट्रेंड हमारे पास है बेटा, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए डी ब्लॉक सीरीज, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए डी ब्लॉक सीरीज, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है बेटा इट शोज ए रेगुलर इंक्रीज, राइट। बीच में कुछ इर्रेगुलरिटीज हैं, वो इर्रेगुलरिटीज क्यों होंगी बेटा उनके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन एक जनरल ट्रेंड ये है जब हम डी ब्लॉक सीरीज में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पीज जो हैं वो एक रेगुलर इंक्रीज दिखाते हैं। अगेन वी नीड टू एक्सप्लेन व्हाई, क्योंकि आपको ऑलरेडी बेटा मैं कल बता चुका हूं जब हम डी ब्लॉक सीरीज में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो जो आपके पास वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सपोज अगर हम 3D सीरीज की बात करेंगे, फाइन, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D सीरीज की क्या होती है बेटा, 3D सीरीज के लिए इट विल बी आर्गॉन 18, राइट। देन वी हैव गॉट 3D 1 to 10, देन वी हैव गॉट 4s 1 to 2, राइट। ये हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3D सीरीज का। क्योंकि 3D सीरीज में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते जाते कॉन्स्टेंटली एक एक इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल में एंटर करता चला जाता है, जिसकी वजह से बेटा जो नंबर ऑफ स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। मगर एट ईच एंड एवरी स्टेप, एट ईच एंड एवरी न्यू एलिमेंट,
न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीज बाय 1 यूनिट, राइट। और आपको मैंने कल दिखाया था बेटा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, यू ऑलवेज टेक इट एज द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस वी हैव गॉट द स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सो लेफ्ट से राइट की तरफ जाइए, नंबर ऑफ स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बढ़ गया, लेकिन एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ता है। मगर मैंने आपसे यह भी कहा था बेटा कि जो आपके पास डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होता, दे आर रिलेटिवली पुअर शील्डर्स, जिसकी वजह से जिस मैग्नीट्यूड से एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। जब ये डोमिनेंट इंक्रीज हो गया तो उसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा बेटा वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। सो लेफ्ट से राइट की तरफ जाइए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे बेटा न्यूक्लियस का बाइंडिंग फोर्स जो है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना मुश्किल होगा और आयोनेशन एंथैल्पी जो है बेटा उसमें एक रेगुलर वेरिएशन आता चला जाएगा। इज दैट पार्ट क्लियर? तो वो चीज आपने जहन में रखना पड़ेगा बेटा कि इनकी जो आयोनेशन एंथैल्पीज हैं वो एक रेगुलर इंक्रीज दिखाती हैं एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट। अब कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है बेटा कि आपको लगेगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कोई एलिमेंट जो बाद में आता है उसकी कम हो रही है एज कंपेयर टू जो पहले आता है। रीजन जो हो सकता है बेटा दैट विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कभी आपको ऐसा लगेगा बेटा किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा वो ज्यादा, किसी एलिमेंट की सपोज आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। सपोज आई विल जस्ट टेक एन एग्जांपल हियर, राइट। अगर मैं सपोज थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूंगा ऑफ मैंगनीज, राइट, और उसको कंपेयर करेंगे बेटा विद द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ आयरन, राइट। आराम से देख लीजिएगा, क्योंकि मैंगनीज पहले आता है, आयरन बाद में आता है, यू शुड बी एक्सपेक्टिंग कि आयरन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू दैट ऑफ मैंगनीज, व्हाटसोएवर द केस इज, राइट। लेकिन जब हम ट्रेंड की बात करेंगे इस पर्टिकुलर केस में बेटा मैंगनीज की जो थर्ड आयोनेशन एंथैल्पी होती है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आयरन। हालांकि आयरन बाद में आता है, उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मैंगनीज, मगर तब भी इसी की थर्ड आयोनेशन एंथैल्पी ज्यादा। रीजन, क्योंकि जब हम मैंगनीज की बात करेंगे बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हुआ करती है दैट इज बेसिकली 3d5, देन वी हैव गॉट 4s2। और आयरन की जब बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6, देन वी हैव गॉट 4s2। जब आप पहली दो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है अगर हम इनमें तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करें। जब हम पहले दो इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे बेटा वो यहां पे भी 4s से निकालने हैं, यहां पे भी 4s से निकालने हैं, ठीक है। लेकिन जब आप तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात करेंगे यहां पे तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है 3d5 यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकालना है, मगर यहां पे जो आपको तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है बेटा वो आपको 3d5 से नहीं बल्कि वो 3d6 से निकालना है, और ये उतनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। सो जहां तक बेटा पहली दो आयोनेशन एंथैल्पीज की बात है डेल्टा IH1 डेल्टा H2 वो आयरन की ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू मैंगनीज, क्योंकि इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। मगर जब हम थर्ड आयोनेशन एंथैल्पी की बात करते हैं वो आयरन की कम पड़ती है एज कंपेयर टू मैंगनीज, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन D5 से निकालना है, यहां पे तीसरा इलेक्ट्रॉन लेस स्टेबल 3d6 से निकालना है। तो वही मैं आपसे कह रहा था बेटा कि इस ट्रेंड में कहीं कहीं पे कोई वेरिएशन आपके पास आ जाएगा, कोई एक्सेप्शन आपके पास आ जाएगा, जहां पर भी आप इलेक्ट्रॉन को बेटा रिमूव करना चाहते हैं फ्रॉम ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट प्लेज ए डोमिनेटिंग रोल ओवर द इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो हालांकि यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा थी इसके कंपैरिजन में, मगर यहां पे इलेक्ट्रॉन को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से रिमूव करना था एज कंपेयर टू दिस वन, दैट्स व्हाई इसकी थर्ड आयोनेशन एंथैल्पी मैंगनीज की जो है बेटा वो आयरन के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसी तरह से एक और एक्सेप्शन हमारे पास है, जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ऑफ क्रोमियम दैट इज ग्रेटर देन द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज। हालांकि जब फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी की बात करते हैं मैंगनीज की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्रोमियम, बट व्हेन इट कम्स टू सेकेंड आयोनेशन एंथैल्पी क्रोमियम की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मैंगनीज। रीजन, जब आप क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं बेटा इट हैज गॉट द वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन 18, देन वी हैव 3d5, देन वी हैव गॉट 4s1। लेकिन यहां की जब आप बात करेंगे दिस इज 3d5, देन वी हैव गॉट 4s2।
जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में रिमूव किया वो भी 4s से रिमूव करना पड़ा, आपने मैंगनीज में रिमूव किया वो भी 4s से रिमूव करना पड़ा। मगर चूंकि मैंगनीज की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इस वजह से फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी मैंगनीज की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्रोमियम। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड आयोनेशन एंथैल्पी, अब जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन क्रोमियम से निकालना चाहोगे बेटा, चूंकि पहला इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल चुका है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 3d5 से निकालना है। मगर जब आप मैंगनीज में दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन आप 4s से निकाल चुके थे, 4s2 के बाद वहां पे क्या बचेगा 4s1, तो अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन मैंगनीज से निकलेगा वो इसी 4s से तो निकलेगा। सो क्रोमियम में दूसरा इलेक्ट्रॉन 3d5 यानी कि स्टेबल d5 कॉन्फ़िगरेशन से निकालना है, मगर यहां पे आपको बेटा वही इलेक्ट्रॉन जो है लेस स्टेबल 4s1 से निकालना है। सो जिस वजह से यहां पे आयोनेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ मैंगनीज। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? सिमिलरली एक और एक्सेप्शन की आप बात करोगे, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर जो है दैट इज ग्रेटर देन द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक, राइट? मैं ये आप पे छोड़ देता हूं बेटा, इसकी एक्सप्लेनेशन अपने हिसाब से सोच लेना, बिकॉज कल को बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये सवाल पूछा जाता है। The first ionization enthalpy of zinc is greater than copper, but the second ionization enthalpy of copper is greater than zinc. Explain why. फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी जिंक की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉपर। वजह, क्योंकि जो आपके पास जिंक होता है बेटा उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होती है, और जिंक चूंकि लास्ट नंबर आपके पास है और उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होने की वजह से इसमें इसकी फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी। लेकिन जब आप सेकंड की बात करोगे, सेकंड इसकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस वन, दैट मींस द रीजन हैज टू बी द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो आप खुद एक्सप्लोर करोगे बेटा क्यों इसकी सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी इसके कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ये मैंने कुछ एक्सेप्शंस की बात की। इसी तरह से 4D सीरीज 5D सीरीज जो है बेटा उनमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, मगर हमें सिर्फ सिलेबस में बेटा 3D सीरीज के बारे में बात करनी है। वो एक्सेप्शंस मैंने आपके सामने रख दिए, राइट? So I'll complete my second point. First point मैंने कहा था D block elements में आयोनेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है as compared to S block because of greater effective nuclear charge. Second point मैंने कहा जब हम D block सीरीज में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं there is a regular increase in the ionization enthalpies because of regular increase in the effective nuclear charge. फिर मैंने कहा था इस रेगुलरिटी में कुछ एक्सेप्शंस भी आपको मिलेंगे, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू दी सेकंड थर्ड आयोनेशन एंथैल्पीज, और वो जो भी इरेगुलरिटीज हैं वो यूजुअली बेटा बिकॉज ऑफ दी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हुआ करती हैं। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज एक्चुअली वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद हम डाउन द ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है? एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है बेटा उसकी एक इर्रेगुलर वेरिएशन है, जहां पे आप एक्सपेक्ट करते हैं नॉर्मली कि जब टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं एक एक शेल बढ़ती चली जाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना आसान हो जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, राइट? आप एक्सपेक्ट करेंगे 3D की ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू 4D एज कंपेयर टू 5D, मगर हमारे पास एक एक्सेप्शनल ट्रेंड है बेटा डाउन द सीरीज, 5D की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 3D एज कंपेयर टू 4D, राइट? तो ये वाला पार्ट जो है ये एक्सेप्शन नहीं है। 3D की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है एज कंपेयर टू 4D बिकॉज 3D का साइज 4D के कंपैरिजन में कम होता है, और जहां पर भी साइज कम, शेल्स कम, राइट, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक होगा, उसका रिमूव होना मुश्किल होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। सो 3D की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 4D के कंपैरिजन में ज्यादा होनी चाहिए, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इट्स ए सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड केस। लेकिन अगर यहां पे कोई चीज एक्सेप्शनल है वो है बेटा 5D की आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन दो के कंपैरिजन में ज्यादा होना। चूंकि आप ऑलरेडी जानते हैं बेटा, कल मैंने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया। मैंने आपसे कहा कि 4D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं 5D के कंपैरिजन में इनका साइज जो है इस करीब करीब सिमिलर होता है। 4D और 5D का साइज करीब करीब सेम होता है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन द एलिमेंट्स ऑफ 5D सीरीज। जब 5D सीरीज एलिमेंट्स में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनका साइज घट गया, राइट, और यहां से न्यूक्लियर चार्ज भी इनका काफी ज्यादा है,
तो 5D सीरीज में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, साइज घटने की वजह से, एट द सेम टाइम न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से, बिकॉज जितना आप नीचे आते हैं न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है। 5D सीरीज के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, इवन ग्रेटर टाइटली हेल्ड, मोर टाइटली हेल्ड एज कंपेयर टू दैट ऑफ 3D एंड 4D, जिसकी वजह से 5D सीरीज एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना बेटा काफी ज्यादा मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई 5D की जो आयोनेशन एंथैल्पी होती है, दैट इज एक्सेप्शनली ग्रेटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 3D एंड 4D। इज दैट पार्ट क्लियर? तो यहां पे एक्सेप्शन सिर्फ ये पार्ट है। क्यों? बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आपने मेंशन करना है बेटा, क्योंकि इनमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका साइज जो होता है बेटा वो काफी कम होता है। एट द सेम टाइम इनकी जो न्यूक्लियर चार्ज होती है वो भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना बेटा काफी मुश्किल हो जाता है। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, और ये ऑर्डर के लिए एग्जामिनेशन में तैयार रहिएगा बेटा। अक्सर जाके नीट में ये ऑर्डर पूछा जाता है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयोनेशन एंथैल्पीज ऑफ द डी ब्लॉक सीरीज इज राइट 5D का ज्यादा, एक्सेप्शनली ज्यादा एज कंपेयर टू 3D एंड 4D। अब आप ये पूछेंगे सर 6D का क्या मामला रहेगा? क्योंकि मैंने आपको बेटा कल भी कहा 6D के बारे में अभी हमने कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। 6D के बारे में अभी हमने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है। 6D के बारे में अभी कुछ ज्यादा डिस्कवरीज और इन्वेंशंस नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट टॉक अबाउट देम कि उनमें क्या मामलात होंगे, ठीक है। बिकॉज साइंस जो होता है बेटा, साइंस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, राइट, एंड देन वी सपोर्ट इट विद द लॉजिकल रीजनिंग। बात समझ रहे हो बेटा? देन वी सपोर्ट इट विद द लॉजिकल रीजनिंग, ऐसा क्यों हुआ। इज दैट पार्ट क्लियर? तो इन चीजों को आपने ख्याल रखना है। एंड आई विल बी जस्ट मूविंग ऑन। सो दैट वाज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन फॉर यू इन 5D which makes its ionization enthalpy exceptionally greater even in comparison to 3D and the 4D series elements। अब यहां पे आपको बेटा कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एक ही ग्रुप के 3 एलिमेंट्स दिए जाते हैं फ्रॉम द डी ब्लॉक, राइट, फ्रॉम द डी ब्लॉक, लेकिन कोई एक एलिमेंट 3D का होगा, कोई एक एलिमेंट 4D का होगा, कोई एक एलिमेंट 5D का होगा। आपको पूछा जाएगा बेटा इन एलिमेंट्स को अरेंज करो इन द ऑर्डर ऑफ देयर आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। याद रखना है एक ही ग्रुप में 5D सीरीज के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 3D एज कंपेयर टू 4D। इज दैट पार्ट क्लियर? सपोज हमारे पास बेटा एलिमेंट है टाइटेनियम, हमारे पास एलिमेंट है टाइटेनियम के नीचे हमारे पास ये आपका स्कैंडियम टाइटेनियम आ गया, ये यट्रियम जिरकोनियम आ गया आपका, ये आपके पास बेटा लेंथेनम और हैफनियम आ गया, ठीक है। सपोज ये 3 एलिमेंट्स आपके पास हैं, इनमें तो आपको पता ही है क्योंकि इनमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो होता ही नहीं है, तो यहां पे वो ट्रेंड नहीं रहेगा। मगर हां यहां से आगे वाले सारे मेंबर्स में ये ट्रेंड जरूर रहता है बेटा, क्योंकि हैफनियम की जब बात करते हैं ये 5D सीरीज का एलिमेंट है विथ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहां पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ टाइटेनियम, एज कंपेयर टू दैट ऑफ जिरकोनियम। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? इसी तरह से अगर हम बेटा यहां से बाकी एलिमेंट्स की बात करेंगे, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, ठीक है, यहां पे आपके पास वेनेडियम आएगा, येट्रियम जिरकोनियम नियोबियम, राइट, यहां पे आपका नियोबियम आएगा, यहां पे लेंथेनम हैफनियम टेंटलम TA आ जाएगा। अगर इन 3 एलिमेंट्स में से आपको बेटा ऑर्डर पूछा गया, सो टेंटलम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ वेनेडियम, एज कंपेयर टू दैट ऑफ नियोबियम। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये ट्रेंड जो है इनका आपने ख्याल रखना है। या तो सीधा कभी आपको इसमें से ऑर्डर पूछा जाता है बेटा, या तो बेटा इसी ऑर्डर की बेसिस पे एग्जाम्पल पूछी जाती है। मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट रख दिया, इस बेसिस पे आप अपना क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज समथिंग अबाउट कि 5D 3D और 4D सीरीज जो है इनमें क्या ट्रेंड रहता है बेटा। उसके बाद जो है 2 पॉइंट्स हमारे पास इसके बारे में और है। फॉर एनी डी ब्लॉक एलिमेंट, अगर आप कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करोगे बेटा, फॉर एनी डी ब्लॉक एलिमेंट, प्लीज रिमेंबर जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज होती हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज मींस अगर आप किसी भी एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना चाहते हो, ठीक है, तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो जाती हैं। सो दैट मींस फॉर एनी एलिमेंट delta IH1 will be lesser as compared to delta IH2 as compared to delta IH3, right?
क्योंकि जब आप किसी भी एक एलिमेंट की बात करोगे बेटा, एक एलिमेंट में जब आपने सपोज एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, आपको एनर्जी लगी डेल्टा H1। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब इसी एटम से रिमूव होगा, क्योंकि आपने पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले ही छोटा पड़ गया है, छोटे से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना ही न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करेगा, इस वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होगा। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू फर्स्ट। जब आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर दिया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड और छोटा पड़ गया, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो वही है, तो उस वजह से बेटा अब न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा इंपैक्ट के साथ अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को होल्ड करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर टाइटली हेल्ड टू द न्यूक्लियस और तीसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना और मुश्किल होगा। इसी वजह से थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू सेकंड, एज कंपेयर टू फर्स्ट। वही ट्रेंड बेटा मैंने आपको यहां पे बता दिया। इज दैट पार्ट क्लियर? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास था। एंड the last one, for any D block series, अगर आप किसी भी D block series की बात करेंगे 3D 4D 5D वगैरह, राइट, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, राइट, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है या आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन जनरल, वो बेटा ग्रुप 12 एलिमेंट्स के लिए हाईएस्ट होती है। इट इज हाईएस्ट फॉर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 12, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट जिंक, कैडमियम, मरकरी, राइट। इनकी जो आयोनेशन एंथैल्पी है अपने अपने रेस्पेक्टिव पीरियड्स में, अपनी अपनी रेस्पेक्टिव सीरीज में सबसे ज्यादा होती है, राइट बेटा, अपनी अपनी सीरीज में सबसे ज्यादा होती है। तो 3D सीरीज में सबसे ज्यादा आयोनेशन एंथैल्पी किसके लिए? जिंक के लिए। 4D सीरीज में सबसे ज्यादा आयोनेशन एंथैल्पी किसके लिए? कैडमियम के लिए। 5D सीरीज में सबसे ज्यादा किसके लिए? मरकरी के लिए। ठीक है, अब मसला है ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। इमन क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसान, n माइनस 1d10 और इनका NS2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा, इट इज कंप्लीटली फिल्ड D सबशेल एंड S सबशेल कॉन्फ़िगरेशन, और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ करती है। बिसाइड्स इनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होगा, राइट। सो जब हम बात करते हैं बेटा ग्रुप 12 एलिमेंट्स की, इनकी सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से और इनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होने की वजह से इनमें जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है दैट इज द हाईएस्ट इन एनी पर्टिकुलर डी ब्लॉक सीरीज। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बेटा जो आपको याद रखने हैं। और इससे पहले कि मैं यहां से बाहर निकलूं, एक लास्ट पॉइंट आप याद रखोगे, सिग्निफिकेंस इसकी क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज। इसकी एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है बेटा, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो याद रखें, अगर कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट अपना कोई कंपाउंड बना रहा है, ठीक है, सपोज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2, इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4, चूंकि वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करने के लिए वहां से 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए उसको जो है आयोनेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा लगेगी, राइट। जितना किसी कंपाउंड को बनाने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा लगती है, उतना उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बेटा हमेशा कम हुआ करती है। सो ग्रेटर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लोअर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। तो क्या मैं ये कहूं बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनेशन एंथैल्पी? आई विल से यस। जितनी आयोनेशन एंथैल्पी किसी कंपाउंड के बनाने के लिए ज्यादा होगी, उतना उसकी स्टेबिलिटी जो है बेटा वो कम हुआ करती है। और इसकी बेसिस पे एक स्पेशल एग्जांपल आपको बेटा पूछी जाती है। दैट स्पेशल एग्जांपल इज अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ निकल एंड प्लैटिनम, राइट, कंपाउंड्स ऑफ निकल एंड प्लैटिनम। अगर हम बेटा बात करेंगे निकल सेकेंड कंपाउंड्स की, राइट, निकल सेकेंड कंपाउंड्स की अगर हम बात करेंगे, they are less stable as compared to that of the platinum second, right? Just a second. Allahu Akbar kabira.
ये है। ओके, तो निकल सेकेंड कंपाउंड्स की अगर हम बात करेंगे, दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्लैटिनम सेकेंड, और अगर निकल 4 कंपाउंड्स की बात करेंगे, दे आर लेस स्टेबल एज कंपेयर टू प्लैटिनम 4 कंपाउंड्स, राइट। अब अगर वजह देखें बेटा, निकल सेकेंड कंपाउंड्स बनाने के लिए आपको निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेना पड़ेगा, राइट। और निकल को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेने के लिए रिमेंबर, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगती है वो कम लगती है एज कंपेयर टू दैट इन द प्लैटिनम। सो चूंकि प्लैटिनम सेकेंड कंपाउंड्स के कंपैरिजन में निकल सेकेंड कंपाउंड्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, तो इस वजह से निकल सेकेंड कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल। लेकिन अगर हम इनके +4 वाले कंपाउंड्स की बात करेंगे, निकल +4 बनाने के लिए आपको ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगता है एज कंपेयर टू प्लैटिनम +4, जिस वजह से प्लैटिनम +4 वाले कंपाउंड्स ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू निकल +4। इज दैट पार्ट क्लियर? तो इसमें कभी कभी आपको बेटा इस पर्टिकुलर केस के बारे में पूछा जाता है, निकल सेकेंड कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन प्लैटिनम 4 while निकल 4 कंपाउंड्स आर लेस स्टेबल देन प्लैटिनम 4। एक्सप्लेन व्हाई। रीजन बस इतना लिखना है बेटा कि निकल सेकेंड के लिए आयोनेशन एंथैल्पी कम रहता है एज कंपेयर टू प्लैटिनम सेकेंड, दैट्स व्हाई दे आर मोर स्टेबल। लेकिन निकल 4 के लिए आयोनेशन एंथैल्पी ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू प्लैटिनम 4, दैट्स व्हाई दे आर बेसिकली लेस स्टेबल। इज दैट पार्ट क्लियर? अब मैं इसका डेटा भी आपके साथ शेयर करता बेटा कि निकल सेकेंड की आयोनेशन एंथैल्पी कितनी, प्लैटिनम सेकेंड की कितनी, निकल 4 की कितनी, प्लैटिनम 4 की कितनी, वो काफी लंबा जाएगा और वो डेटा आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए मैं डेटा यहां पे नहीं दे रहा हूं। इज दैट part clear? So that was all about the ionization enthalpies of d block elements. Inshallah बाकी जो है कल बात करेंगे, we'll be actually going through some more properties. In fact tomorrow will be off and next time inshallah I'll see you again. Thank you so much. Stay blessed. Allah Hafiz.